जब मैं कुछ 5 साढ़े 5 साल का था तो मैं गाना गा रहा था। तो मैं गाना गा रहा था तो और कोई जो गाना था, ऐ मेरे वतन के लोगों, और मैं गाँव में ही गा रहा था यहाँ पे, और मैं रोते-रोते स्टेज से उतर गया। तो उतरने के बाद मतलब अभी नॉर्मली आप क्या करोगे, मम्मी-पापा क्या करेंगे कि हाँ, अरे बेटा कोई बात नहीं है, ऐसे नहीं है। मेरी मम्मी ने मेरे को ये सब चीज़ें बोला नहीं। उन्होंने मेरे को बोला कि तू रो क्यों रहा है? मतलब वापिस जा स्टेज पे और गाना खत्म करके आ। नमस्कार, मेरा नाम है राजपाल शेखावत और आप देख रहे हैं आपनो सीकर। हर कोई चाहता है कि उसे सरकारी नौकरी मिले, लेकिन सरकारी नौकरी में हम अक्सर देखते हैं कि हम उन्हीं 2-4 गिनी-चुनी एग्ज़ाम के पीछे भागते हैं। जैसे या तो रीट के हम पीछे भागते हैं या फिर और इससे मिलती-जुलती एग्ज़ाम है। लेकिन हमारे शेखावाटी के क्षेत्र में बच्चों के पास में इस जानकारी का अभाव है कि हम काफ़ी अच्छी-अच्छी पोस्ट पर जा सकते हैं, हम उनके लायक हैं, लेकिन सूचनाओं की कमी के कारण हम वहाँ पर पहुँच नहीं पाते हैं। आज हमारे साथ हैं लक्ष्मणगढ़ के पास ही दिसनाव गांव के आशीष ढाका, जिन्होंने सीडीएस एग्ज़ाम को क्रैक किया है, जिसमें एक बैच में करीब 300 बच्चों को लिया जाता है। उसमें से उनकी कौन सी रैंक है सर? 75th। 75th रैंक उन्होंने पास की है। उनसे हम बात करेंगे और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। आप स्टूडेंट हैं तो भी देखें, और अगर आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अभी तो आप देखें, ताकि आप उन्हें अच्छी सलाह दे सकें और एक अच्छे ट्रैक पर ले जा सकें। ये आज की जो हमारी बातचीत होगी उसमें सिर्फ इस सीडीएस एग्ज़ाम की ही बात नहीं करेंगे, काफ़ी सारी भ्रांतियाँ उनके बारे में भी बात करेंगे जो बच्चों के लिए अपना करियर बनाने में काफ़ी काम में आएंगे। तो आशीष जी, सबसे पहले आपका स्वागत है, और साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो बातें बच्चों को बताएं एकदम अच्छे से, थोड़ा सा खोल कर उन चीज़ों को बताएं, ताकि जो हमारे प्रीवियस में जो बच्चे हैं उनके पास में सूचनाओं का एक बड़ा अभाव है, उनको जानकारी मिल सके, उनको थोड़ा सा ये आइडिया लग सके कि हमारे पास में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, हम उन्हीं चीज़ों के पीछे भागने के बजाय अच्छे से अगर तैयारी करें तो हम काफ़ी कुछ पा सकते हैं। मैं शुरुआत करूंगा आपके बिल्कुल परिवेश से, ग्रामीण परिवेश से। आप हैं दिसनाव गांव में, देख रहे हैं खेत में हम यहाँ पर बैठे हैं, और खेत में जब थोड़ा सा अपन बैठते हैं तो बहुत पीछे अपने को मानने लगते हैं। यहाँ से आपने जाके सीडीएस की एक काफ़ी बड़ी एग्जाम उसे क्रैक किया है, तो क्या ये ग्रामीण परिवेश कहीं पे हमारे आड़े आता है, कहीं पे हमें पीछे खींचता है इस प्रकार की परीक्षाओं में? सर, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका कि आप मेरे को ये मौका दे रहे हैं कि मैं आपके थ्रू लोगों को ये बात बोल सकता हूँ। तो सबसे पहले जो आपने जो क्वेश्चन पूछा वो बहुत अच्छा सवाल है। लोग इस चीज़ को हमेशा नेगेटिव वे में लेते हैं कि ग्रामीण परिवेश से होना आपको प्रॉब्लम करेगा। लेकिन आप इस चीज़ को ये देखो कि कुछ-कुछ इनेट एबिलिटीज़ होती हैं आपकी, कुछ-कुछ इंट्रिंसिक वैल्यूज़ होती हैं जो बच्चों में बहुत पहले से ही इनकलकेट हो जाती है, जो बचपन से ही आ जाती हैं वो चीज़ें। वो ग्रामीण परिवेश के बच्चे उस चीज़ में हमेशा शहरों के बच्चों से आगे रहेंगे। तो आप हमेशा हर चीज़ के पॉजिटिव पॉइंट भी देखा करो। 2 या कुछ 1 या 2 चीज़ें होती हैं जो आप मतलब जिन सब फ़ील्ड्स के अंदर शहरों के बच्चे शायद आपसे थोड़ा बहुत आगे होंगे, बट वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो वर्केबल होती है, जिन पे आप काम कर सकते हो। बट जो आपको गाँव जो आपको देता है ना, जो आपको एटमॉस्फेयर देता है, जो आपको बॉन्डिंग देता है, आपको यहाँ पे मतलब सारे तरह के लोगों से बात करने का मौका मिलता है, आपको काम करने का जो अलग-अलग तरीके से मौका मिलता है, और इतना जो अच्छा एनवायरनमेंट है, इस चीज़ का आपको फ़ायदा बहुत होता है। क्योंकि इस चीज़ में जो क्वालिटी जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो क्वालिटीज़ आप बाद में नहीं बना सकते, वो बहुत पहले से बन जाती हैं। तो उन सब चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उस चीज़ के हिसाब से गाँव के बच्चों में को ये हताश होने की ज़रूरत नहीं है कि अपने को आगे कोई प्रॉब्लम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। अब हम थोड़ा सा और चीज़ों के बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन एक बार मैं चाहता हूँ कि जो आपकी एग्ज़ाम है उसके बारे में आप ब्रीफ में थोड़ा सा एक बार बता दें बच्चों के, ताकि जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उन्हें थोड़ा सा एक आइडिया लगे कि आपसे हम बात कर रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस क्या है, किस अनुभव के बेस पर आप बोल रहे हैं, ताकि फिर हम उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बात कर सकें। एक बार वो एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा सीडीएस के बारे में बता दें। यस सर। सो सीडीएस जो एग्ज़ाम होता है, तो इसका फुल फॉर्म वो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज है। तो ये एग्ज़ाम होता है जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हर साल में एग्ज़ाम 2 बार होता है। जो आपका एक बार अप्रैल में होता है और दूसरी बार सितंबर में होता है। उसमें होता क्या है कि आपको जो ऑफिसर रैंक जो स्टार्ट होता है आर्मी का, वो लेफ्टिनेंट से स्टार्ट होता है, और आपको स्टार्टिंग में जाते ही लेफ्टिनेंट का पोस्ट मिलता है। उसके लिए ये एग्ज़ाम कराया जाता है। तो इसमें आपको एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों का प्रेफरेंस का ऑप्शन मिलता है, और तीनों इसीलिए इस एग्ज़ाम का नाम कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज है। और साल में 2 बार ही एग्ज़ाम होता है। वंस एक बार समझ लो कि कुछ 3.5 लाख बच्चों के आसपास ही एग्ज़ाम लिखते हैं, उसमें से कुछ 4,000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं जो रिटन एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। उसके बाद इनका एक इंटरव्यू होता है, जिस इंटरव्यू को एसएसबी बोलते हैं, जो कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है, उसका फुल फॉर्म। वो इंटरव्यू होता है, वो 4 जगह आर्मी के सेंटर हैं, बाकी 4 जगह एयरफोर्स के सेंटर हैं। ऐसे अलग अलग इनके सेंटर होते हैं, जैसे भोपाल में है ना एयरफोर्स का, वाराणसी
वाराणसी में है, राइट, आर्मी का कपूरथला में है, भोपाल में, ऐसे 3-4 जगह इनके सेंटर्स हैं। वहाँ पे आपको बुलाया जाता है उन 4000 बच्चों को 100-100 के बैच के अंदर। वहाँ पे उनका इंटरव्यू लिया जाता है, एक्सटेंडेड इंटरव्यू होता है इसका, 5 दिन का इंटरव्यू होता है, वो आप क्लियर कर लेते हो। उसके बाद यू विल बी मेड टू गो थ्रू मेडिकल एग्जामिनेशन होता है आपका। वंस यू क्लियर दैट, उसके बाद आपका एक मेरिट लिस्ट आता है जिसमें आपका जो रैंक होता है उसके बेसिस पे और जो आपने प्रेफरेंस दिया है उसके बेसिस पे आपको वो अलॉट हो जाता है। जैसे किसी को आर्मी चाहिए होता है, किसी को एयरफोर्स चाहिए होता है, किसी को नेवी चाहिए होता है। तो ये एक इंटायर प्रोसेस है पूरा एग्ज़ाम का। अब इस प्रकार की एग्ज़ाम क्वालिफाई जब आप करते हैं तो ये उम्मीद होती है कि आपका जो बेस बना है वो स्कूल से ही स्टार्ट होता है। तो ये जानना बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपकी स्कूलिंग किस प्रकार से हुई है। तो क्या आपको कोई खास प्रकार की स्कूलिंग मिली है या कोई बड़े स्कूल में आप पढ़ाई की है, किस प्रकार की स्कूलिंग रही उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो मैं लोगों को क्लियर भी करना चाहता हूँ कि मेरा स्कूलिंग जो बहुत ही नॉर्मल स्कूल से हुआ हमेशा, क्योंकि जब मैं 3rd स्टैंडर्ड तक था तब तक मैं गांव के स्कूल में पढ़ता था। उसके बाद जब मैं 4th और 5th मेरा बगड़िया बाल विद्या निकेतन है वहाँ से हुआ, और 6 से 10th स्टैंडर्ड तक जो रामा निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो आपने बाकी इंटरव्यूज़ देखा होगा, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि हमारे प्रिंसिपल ने हमको फ्री पढ़ाया था, जिसके लिए मैं आज भी इंडेटेड हूँ उनसे। तो और उसके बाद 11th-12th में कोचिंग चला गया था जो गुरु कृपा इंस्टीट्यूट है। अभी मेरा ये बोलने का पॉइंट ये है कि मेरे सारे स्कूल्स हमेशा नॉर्मल स्कूल्स ही थे, एज इन। अब उसमें जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो पेरेंट्स को ध्यान रखनी है, जो बच्चों को ध्यान रखनी है, जो हम लोग के पेरेंट्स ने करा, टीचर्स ने करा, वो ये चीज़ का ध्यान रखा कि मोस्टली सारे स्कूल्स में पढ़ाई तो करवाई जाती है, राइट। आप किसी भी स्कूल में पढ़ो, ना अच्छे मार्क्स लेके आ जाओगे आप यदि स्टूडियस बच्चे हो तो। लेकिन उसमें क्या होता है, जैसे मैं जिन सब स्कूल में पढ़ा उन सब ने मेरे को अपॉर्चुनिटी दिया। जैसे मैं सबसे पहले जब मैं बगड़िया स्कूल में था, इवन उससे पहले जब मैं 3rd स्टैंडर्ड तक गाँव वाली स्कूल में पढ़ता था, तो मम्मी पढ़ाते थे वहाँ पे। तो मेरे को ऐसे ही खड़ा कर दिया जाता था कि मैं देशभक्ति गाने गाता था वहाँ पे। तो उससे मेरा क्या होता था कि कॉन्फिडेंस बन गया, स्टेज फियर मेरा निकल गया। उसके बाद जब मैं 4th 5th में गया तो वहाँ पे जाके मैं गिंदर डालता था। बगड़िया में हम लोग का एक प्रोग्राम होता था जिसमें हम लोग को गिंदर डाला जाता था, कल्चरल एक्टिविटीज़ होते थे। तो जब वो कल्चरल एक्टिविटीज़ मैंने जब करी तो फिर उन सब चीज़, जैसे स्पोर्ट्स खिला लो, समझ लो कि सॉरी, किसी स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स होता है, हम लोग के स्कूल में स्पोर्ट्स नहीं था, बट हम लोग गिंदर करते थे तो कोऑपरेशन बिल्ड हो जाता है। वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। ये कुछ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती हैं जो इन जनरल आप कोई भी एग्जाम लिखो, कोई भी फील्ड प्राइवेट, आपको हमेशा काम आती है। उसके बाद हम लोग 6 से 10 तक गए तो फिर से वही चीज़ हुआ। वहाँ पे हम लोग कल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत करते थे और स्टेज पे खड़े होने वाले काम करते थे। कोई भी अब अभी इन सब चीज़ों में आपको ना ऐसे हताश होने की ज़रूरत नहीं है कि इफ़ एट ऑल मान लो मेरा स्कूल अच्छा नहीं है, लेकिन आप ऐसे मान के चलो कि आपके पास, जैसे हम लोगों ने क्या करते थे, जैसे मैं और मेरी बहन हमेशा जयंतियों पे बोलते थे। जैसे मान लो गांधी जयंती आ गया है ना, और यूथ दिवस आ गया जिस दिन विवेकानंद के बारे में बोलना होता है। तो ऐसे आप बहुत सारी जयंतीज़ होती हैं, आप उसके बारे में प्रॉपर थोरो एकदम प्रिपरेशन करके जाओ, इन सब महापुरुषों के बारे में पढ़ो आप, और आप स्टेज पे जाके बोलो उन सब के बारे में, ताकि बाकी लोग को भी पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा, कोट सीखो, ये सब सीखो। तो इन सब चीज़ों से मैं बोल रहा हूँ, जो स्कूल टाइम है ना, जो पेरेंट्स के लिए मैं ये बोलूँगा, बच्चों को ये बोलूँगा, उस चीज़ का यूज़ करो। आप पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छा चीज़ है, उसके साथ स्पोर्ट्स हो गया, कोई डांस परफॉर्मेंस हो गया, कोई स्टेज पे खड़ा होने का प्रोग्राम हो गया, ये सब आप चीज़ करो। आप चाहे किसी भी स्कूल में हो, आपको स्कूल के अंदर प्लेटफॉर्म तो होता ही है, स्टेज तो होता ही है, बट आप उस चीज़ का यूज़ करो। उतना ही मैंने करा है आज तक, और मतलब बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं, कॉन्वेंट स्कूल हैं जिसमें बच्चे जाते हैं, बट वहाँ पे प्लेटफॉर्म होता है, बट फिर भी उस चीज़ को यूज़ नहीं कर पाते, बिकॉज शायद पेरेंट्स को नहीं पता हो, बच्चों को नहीं पता होता कि ये चीज़ें भी आगे काम में आएंगी। तो आप उस चीज़ का यूज़ करो। बाकी ऐसे एज सच मेरा कोई स्पेशल स्कूलिंग नहीं हुआ। एक ये बात जो आशीष जी ने बताई उसे समझने की बात है कि आप किसी भी स्कूल में पढ़े हों, उसमें ये नॉर्मल एक्टिविटीज़, अपन इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, और भी जो काफ़ी अलग अलग महापुरुष हैं उनकी जो तिथियाँ आती हैं उनके ऊपर स्कूल में प्रोग्राम होते ही हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उन चीज़ों को किस प्रकार से देखते हैं। अगर आप गार्जियन हैं तो बच्चों को समझाएं कि ऐसे जो इवेंट्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करें। जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें आप में काफ़ी सारी ऐसी स्किल डेवलप होती हैं जो अभी आप समझ भी नहीं पा रहे हैं। जब आप बड़े होते हैं बच्चे, तब उनके समझ में आता है कि वो उनके कितना काम में आती हैं। आप स्टेज पे जाकर बोलते हैं तो ऑटोमेटिक ही आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आपको समझ में आता है कि एक टीम की क्या वैल्यू है, एक टीम किस प्रकार से काम करती है। तो ये छोटे से स्कूल में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो स्कूलिंग मैटर नहीं करती। आप अगर आपके पास में अच्छा स्कूल है जहाँ पे ये सारी एक्टिविटी ज़्यादा होती हैं तो बिल्कुल आप उसमें जाएं। लेकिन अगर आपके पास में ऐसी सिचुएशन नहीं है, ऐसा स्कूल नहीं है, तो भी आप खुद को डाउन समझने के बजाय अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करें। गार्जियंस की भी ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी बच्चों को समझाएं कि अगर आप स्कूल में जाते हैं तो सिर्फ आपकी बुक्स ही नहीं है, अदर एक्टिविटीज़ में भी पार्ट करें। इसके अलावा एक आपने जो स्कूल्स का नाम बताया, उससे मेरे एक बात समझ में आई कि आप पहले 3 क्लास तक तो गांव के स्कूल में पढ़े हैं, तो वो हिंदी मीडियम होगा। उसके बाद में आप लक्ष्मणगढ़ का काफ़ी पॉपुलर स्कूल है बगड़िया स्कूल, लेकिन हिंदी मीडियम है। फिर आगे आपने स्कूल का नाम बताया, वो भी हिंदी मीडियम स्कूल है। एक बड़ा मिथ ये भी चलता है कि अगर आप हिंदी मीडियम में, इसका मतलब आप कमज़ोर हैं, आपकी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो रही है।
और इंग्लिश मीडियम में है, इसका मतलब आप काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड का कर रहे हैं। ये एक पैमाना बना दिया गया है आजकल के टाइम में, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। तो क्या एक्चुअल में ये रिलेट करता है आपके केस को? अगर ऐसा हो सकता है कि आपका केस एक बिल्कुल अलग है, आप थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे इसलिए आपने कर लिया हिंदी मीडियम में होने के बावजूद, लेकिन क्या जो बाकी लोग देख रहे हैं, आपका और भी एक्सपीरियंस रहा होगा, आपके और फ्रेंड्स भी रहे होंगे, क्या हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का उतना फ़र्क पड़ता है जितना आजकल बताया जाता है? नहीं, मैं इसका एक ही वन लाइन आंसर है, मतलब मैं यहाँ पे डाइवर्ट नहीं होना चाहता। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ जो डिफरेंस जो मैं बोलना चाहता हूँ उसमें क्या होता है कि एक बार आपने जैसे ग्रेजुएशन कर लिया तो सॉरी 12th कर लिया, 12th के बाद किसी भी कॉलेज में गए, क्योंकि आपको किसी भी जॉब के लिए आपको मोस्टली ग्रेजुएट होना ही पड़ता है। तो जब आप कॉलेज में जाते हो ना, तो आप इमेजिन करो कि आप एक इंग्लिश मीडियम से बच्चा पढ़ा हुआ और एक आप पढ़े हुए हो। मैं मतलब आई हैव नथिंग अगेंस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि जिसके पास उतना फैसिलिटीज़ हैं, रिसोर्सेज हैं, तो आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ो, कोई इशू नहीं है उसमें। बट यदि आप हिंदी मीडियम पढ़ रहे हो तो आप हताश मत हो, क्योंकि मैं आपको अल्टीमेट रियलिटी बता देता हूँ कि जब आप ग्रेजुएशन के लिए जाते हो, तो आप फर्स्ट ईयर में होते हो, तो आप मान के चलो कि आप किसी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल से हो, आपका स्टैंडर्ड होगा, समझ लो कि 100 में से 50 पे आपका स्टैंडर्ड है, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे का स्टैंडर्ड इंग्लिश में चलो मान लो 20 है, उतना ही डिफरेंस होगा, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। उसके बाद आपके पास 3 साल होते हैं, मान लो आप बीएससी कर रहे हो तो आपके पास 3 साल होते हैं, आप बीटेक कर रहे हो तो आपके पास 4 साल होते हैं। सो 3 साल बहुत होते हैं लैंग्वेज सीखने के लिए। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, वैसे भी आपने इवन आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो तो भी आपने इंग्लिश तो सीखा ही है, ग्रामर तो आपने सीखा ही है, क्योंकि 12th तक आपने पढ़ाई है, एक पेपर भी होता है। उसके बाद जब आप वहाँ पे जाते हो तो आप मान के चलो कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को शायद वो चीज़ें उसको भी इंप्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को एक ये मिथ होता है दिमाग में कि नहीं नहीं मेरे को सब आता है, उनको भी सब कुछ नहीं आता है, क्योंकि बोलना कैसे होता है वो उनको भी सीखना पड़ता है। अभी समझ लो कि उनको वो चीज़ में शायद 2 महीने लगेगा, आपको मैक्स टू मैक्स 6 महीने लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो कॉन्स्टेंटली आपको क्या करना होता है कि, और सीखना कैसे होता है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि कॉन्स्टेंटली क्या होता है, लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ होती है जो आपका ब्रेन है ना, वो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, वो बहुत जल्दी पिक करता है चीज़ें उस एज के अंदर, जिस एज में आप 15-16 वाली एज में हो। तो आप क्या करो कि कॉन्स्टेंटली ना आप सारे टाइम सराउंड कर दो खुद को इंग्लिश वाली चीज़ों से, कि मान लो आप किसी को यूट्यूब देखने की बहुत आदत है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट आप यूट्यूब पे ऐसी चीज़ें देखो, पॉडकास्ट देखो, या फिर बीबीसी के न्यूज़ देखो, सनसेट टीवी देखो, राइट, मतलब कोई भी पर्सपेक्टिव, डिफेंडर्स, ऐसे प्रोग्राम देखो जिसमें इंग्लिश में आ रहा है। न्यूज़पेपर पढ़ो, उससे आपका रीडिंग का प्रैक्टिस हो जाएगा। नॉवेल्स पढ़ो, उसमें कोई इशू नहीं है, राइट। तो आप कॉन्स्टेंटली सुबह से लेकर शाम तक, और आपकी टेक्स्ट बुक तो एनीवे आप ग्रेजुएशन में रहते हो तो आपकी इंग्लिश में ही रहती है मोस्टली टेक्स्ट बुक्स। तो आप क्या करो कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 12 बजे तक आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो ना, तो ट्राई टू रीड एवरीथिंग इन इंग्लिश एंड ट्राई टू सराउंड योरसेल्फ विद ऑल दी इंग्लिश मटेरियल्स। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आपका ब्रेन ना 1 महीने के बाद पिक करना स्टार्ट कर देगा चीज़ें को। पहले भले ही आपको थोड़ा बहुत जोर आएगा, तो आप 6 महीने में पिक कर लोगे। और ये डिफरेंस आप कभी मत समझना खुद को, है ना, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कभी मत लेके आना, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें होती है जो हिंदी मीडियम के बच्चों में बहुत अच्छी होती हैं। जैसे जो अप्लाइड मैथ्स का मैंने आपको जो पहले एग्जाम्पल बताया था कि मैथ्स हिंदी मीडियम के बच्चों की इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे कभी कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे उनके सामने। तो एक हर चीज़ का कुछ एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, हर चीज़ का कुछ एक नेगेटिव पॉइंट होता है। आपका हिंदी मीडियम के नेगेटिव पॉइंट बहुत कम है, और जो 1-2 है कि आपको शायद थोड़ा सा ग्रेजुएशन में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बाकी कुछ प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है, आप वहाँ जाके सीख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ पे। तो ये आशीष जी ने एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बात बताई कि लैंग्वेज है वो सिर्फ आपका मीडियम है, आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, वो मीडियम है, बाकी आप क्या समझते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया मैथमेटिक्स का, ये एग्जाम्पल हमारे राजस्थान के लोग हैं जो हिंदी बेल्ट है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अगर आप हिंदी में ही पढ़ रहे हैं तो आपके लिए वो चीज़ें समझना, उसका लॉजिक समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि आपके लिए इंग्लिश। आप अंग्रेज़ी के ऊपर बाद में काम कर सकते हैं, और इतना बड़ा टास्क नहीं है कि आप इंग्लिश को बाद में सीख ना सकें। अब थोड़ा सा हम इंटरव्यू को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, और हम 10वीं के बाद में आपने 12वीं कर लिया, फिर आपका सिलेक्शन हुआ, आपने तैयारी की जेईई की, और सिलेक्शन करने के बाद में आपने काफ़ी अच्छी कॉलेज से बीटेक कर लिया, आप एक इंजीनियर बन गए, और आपका कॉलेज टाइम में प्लेसमेंट भी हो गया। तो लोग मानते हैं कि ये हो गया, इसका मतलब जैसे हम शुरू से बात करते हैं ना कि पहले हमें 10वीं क्लास में कहते हैं कि अब ये 10वीं क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप पढ़ लो तो आगे सब कुछ सेट है, इसके परसेंटेज बना लो। फिर 12वीं पे आ जाती है वो शिफ्ट, फिर बीटेक कर रहे हैं तो वो वहाँ पर शिफ्ट हो जाती है, और वहाँ से आ जाती है कि आपको जॉब मिल गई। तो आप उस स्टेज में पहुँच गए जहाँ पर आपको जॉब मिल रही है अच्छी खासी, और लास्ट टाइम जहाँ पर आप जॉब कर रहे थे वहाँ पर आपका पैकेज था 15 लाख रुपए पर साल का। तो एक आम आदमी के लिए काफ़ी अच्छा पैकेज है, उसकी आगे भी लगातार सैलरी बढ़ती है, लेकिन वो ना बढ़े तो भी ये सफिशिएंट है आज के टाइम में। फिर आप लगातार इसके साथ में मेहनत करते हैं, लोग सेटल हो जाते हैं, लेकिन आप सेटल नहीं हुए। आप आ गई इस तरफ कि आपको डिफेंस में जाना है, आर्मी में जाना है, और अच्छा ऑफिसर बनना है। तो ये सपना आपका कैसे हुआ? हाँ,
तो एक चीज़ तो मैं पहले बच्चों को ये ब्रेक कर देता हूँ कि जो भी आपको ऐसे बोलता है कि जैसे हम लोग को ही बोला गया था कि 12th के बाद तुम लोग ना आईआईटी निकाल लो, ये हो जाएगा, तो वो चीज़ कभी नहीं होगा आपके पास। आप सेटल कभी हो ही नहीं सकते, आपको कॉन्स्टेंटली हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इवन एट द एज ऑफ अभी 50 है, जैसे मैं इंटरव्यू के अंदर ब्रिगेडियर सर से भी मिला, वो भी मेरे को ऐसे बोलते थे यार आज भी मेरे को कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करना पड़ता है वरना मेरा प्रमोशन नहीं होगा। तो ये चीज़ आप मान के चलो, पहले ये चीज़ तो ये निकाल दो क्योंकि प्रोसेस को इन्जॉय करना स्टार्ट कर दो। ऐसे मत सोचो कि ये चीज़ हो जाएगा तो फिर मैं रिलैक्स कर लूँगा, कभी कर ही नहीं पाओगे आप। तो आप इस चीज़ को, लर्निंग को थोड़ा ऐसे मतलब इंटरेस्टिंग बना के सीखो। अभी जो मोटिवेशन का चीज़ आपने बोला उस चीज़ में आपको मैं बता देता हूँ कि सर ये चीज़ मेरा काफ़ी पहले से था, मतलब काफ़ी पहले से था एज इन मैं कॉलेज में गया तब था, उससे पहले तो मेरे को नहीं पता था कि डिफेंस में ऑफिसर कैसे बनते हैं। तो मेरा एक जो रूममेट था उसके डैड थे एयरफोर्स में, उसके थ्रू मेरे को पता चला। और जब मेरे को प्रोसेस पता चला ना, तो मैं ये चीज़ बच्चों को बहुत बोलता हूँ कि इंस्टेड ऑफ आप ना क्या करते हो कि ऑर्गेनाइजेशन को देख के पहले से आपके दिमाग में ये सपना होता है कि मेरे को ये बनना है वो बनना है, आपके अंदर इतना दिमाग है, आप 16-17 साल के जब हो जाते हो ना, तब आप क्या करो, चीज़ों को ना रैशनली सोचना स्टार्ट करो। आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचो, प्रोसेस के बारे में सोचो। तो जब उसने मेरे को वो प्रोसेस बताया ना, तो आई टेल दिस टू एवरीबडी कि आई फेल इन लव विद दैट प्रोसेस, कि मेरे को वो प्रोसेस इतना साइंटिफिक प्रोसेस लगा कि इस प्रोसेस के अंदर मतलब सारी चीज़ें वो चेक हो रही हैं जो आपके एक ऑफिसर के अंदर चेक होनी चाहिए। मतलब वो 5 दिन का प्रोसेस में सारी चीज़ें चेक हो रही हैं। और दूसरा फिर क्या था कि मेरा नेचुरल इंक्लिनेशन भी था। तो आपको ना उस टाइम पे जब आप 16-17 के हो जाते हो ना, तो आपको जो फील्ड में हो वो तो अच्छा चीज़ है, बट आप थोड़ा सोचना स्टार्ट करो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि आपके जो बेसिक इंटरेस्ट था ना, खुद को समझो, समझने का कोशिश करो। तो मेरे बेसिक इंटरेस्ट थे स्पोर्ट्स के अंदर। और दूसरा क्या होता है, जैसे मैं कॉर्पोरेट में आया तो भी मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हुआ, चलो मेरे को जॉब मिल गया साथ में, है ना, और वहाँ पे मैं साथ साथ पढ़ाई कर रहा था। तो मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हुआ, ये मैंने इंटरव्यू में जाके बोला कि सर कॉर्पोरेट जॉब में क्या होता है कि चलो पैसा है, सारी चीज़ें हैं, बट मेरे को मज़ा आता है। मतलब मेरे को जैसे ट्रैकिंग करने में मज़ा आता है, मेरे को स्पोर्ट्स खेलने में मज़ा आता है, मेरे को आप 10 घंटे मतलब बोलो कि आप फिजिकल एक्टिविटी करो, मेरे को मज़ा आता है। मेरे को उस चीज़ का आउटपुट नहीं दिखता था कॉर्पोरेट के अंदर। मतलब कॉर्पोरेट के अंदर मेरा सिर्फ और सिर्फ ब्रेन का इज्जत था। अभी दिक्कत ये है कि किसी को यदि फिजिकल एक्टिविटी करना पसंद नहीं है तो फिर उसको शायद ये टास्क लगता होगा, बट आई लाइक डूइंग ऑल दिस थिंग्स। तो मेरे को ऐसा था कि मेरे को ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जहाँ पे दे वैल्यू माई ब्रेन, विच इज़ गुड, मतलब मेरा ब्रेन, दिमाग का वैल्यू हो रहा है, बट मेरे यदि जो फिजिकल एक्टिविटी है, जो मैं रात को 8 बजे ऑफिस से आने के बाद जो मैं 2 घंटे जिम कर रहा हूँ, उसका भी तो मेरे को फ़ायदा मिलना चाहिए ना कहीं न कहीं तो एक ऐसा मेरे को ऑर्गेनाइज़ेशन चाहिए था जो मेरे को सारी चीज़ें दे, कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ें दे कि मेरा ब्रेन का भी यूज़ हो, मेरा फिज़िकल स्ट्रेंथ का भी यूज़ हो, सारी चीज़ों का यूज़ हो, और मेरे को ऐसी लाइफ़स्टाइल दे जो आर्मी के बारे में जो भी थोड़ा बहुत आर्मी बैकग्राउंड जानते हैं, उसके बारे में, आर्मी के बारे में ऐसा बोला जाता है कि आर्मी इज़ नॉट अ प्रोफेशन, इट्स अ लाइफ़स्टाइल। तो मेरे को वो लाइफ़स्टाइल इतना पसंद आया, तो मैंने बोला कि हाँ, मतलब ऑल दीज़ लग्ज़रीज़ जो जिसको अपन बोलते हैं कि कॉर्पोरेट जॉब था ना, और फैसिलिटीज़ थे, ये सब छोड़ के मेरा प्लान ये था कि नहीं, मेरे को करना तो वही था हमेशा। और अपना ड्रीम कभी मत भूलो, क्योंकि आपने एक बार जो चीज़ सोचा है ना, उस पर आप ऐसे हताश मत हो हमेशा। क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर में, जब 2015 में मैंने डिसाइड किया था, और मेरा खुद का डिसीजन था, किसी और का डिसीजन नहीं था, पेरेंट्स का डिसीजन नहीं था, खुद को मेरे को लगा कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन वर्थ ज्वाइनिंग है, मेरे को यही करना है। तो चाहे मेरे को 8 साल लगे उस प्रोसेस में, लोगों को लगता है कि 1 साल में हो गया, 2 साल में हो गया, 4 साल तो मैं जॉब ही कर रहा था, और 3 साढ़े 3 साल कॉलेज मेरा बचा हुआ था, तो 7-8 साल लगे मेरे को। खुद को बनाया मैंने, खुद का पर्सनैलिटी वैसे बनाया, काम किया। और ड्रीम को मत भूलो, चाहे आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें आएंगी बीच बीच में कि आपको कॉर्पोरेट जॉब मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा, और कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी, बट अल्टीमेटली याद रखो कि आपको करना क्या था, वाई यू स्टार्टेड, और वाई आर यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। मतलब वाई वाज आई डूइंग, मैं कॉर्पोरेट जॉब क्यों कर रहा था, क्योंकि मतलब मेरे को ऐसे घर पे बैठना नहीं था, मेरे को काम करना था। तो आपको जो आपने जो सोचा है, आपका जो प्लान है, उस प्लान पे आप काम करते रहो और चीज़ें हो जाएंगी एंड में। बिल्कुल। उसके बाद में आपने जैसे कहा कि आपका एक ड्रीम था, उस ड्रीम को पूरा करने में आप लगे। आप कॉर्पोरेट में जॉब भी कर रहे थे। जॉब करते हैं कॉर्पोरेट में, ये कहा जाता है कि जब कॉर्पोरेट में हम जॉब करते हैं तो हमारा लगभग पूरा टाइम उसी में चला जाता है। जब आप शाम को वापस घर आते हैं तो आपके पास में इतनी एनर्जी नहीं होती कि आप बाकी कुछ चीज़ें कर सकें। और फिर आपको जैसे वीक में जो ऑफ मिलता है उसमें आप थोड़ा सा रहते हैं कि चलो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता हूँ या इधर उधर घूम लेता हूँ। लेकिन आप इस ड्यूरेशन में लगातार अपनी तैयारियाँ करते रहे, तो ये इसके लिए भी एक अलग लेवल का मोटिवेशन क्या, मुझे लगता है कि ड्रीम होता है तभी आप कर सकते हैं। अगर अदरवाइज तो मोटिवेशन तो ख़त्म हो जाता है कि आप सेटल होना चाहते हैं, लेकिन वो ड्रीम था इसलिए आप कर पाए। मैं थोड़ा सा ये चाहता हूँ कि आप जो बच्चे देख रहे हैं वो आपकी बातें सुनकर मोटिवेट होंगे, उन्हें लगेगा कि हाँ वो भी कुछ कर सकते हैं। तो अगर वो सीडीएस के एग्ज़ाम वो भी क्रैक करना चाहते हैं तो आप उन्हें अगर बता दें कि ये कितना तो टफ है, आपने इसके लिए क्या तो तैयारी की और उसका प्रोसेस क्या है, कब एग्ज़ाम होती है, किस प्रकार से वो अप्लाई कर सकते हैं, ताकि एटलीस्ट इस एग्ज़ाम के बारे में तो उनको इन्फॉर्मेशन कंप्लीट मिल सके।
तो मैं स्टार्टिंग से देखो स्टार्ट करता हूँ। आर्मी में आपको यदि ऑफिसर बनना है ना, तो उसके लिए एक तो होता है 12वीं के बाद एंट्री होती है, 2 एंट्री होती है 12वीं के बाद। एक होता है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को 12वीं के बाद एनडी का नहीं पता था, तो जो देख रहा है उसको शायद यहाँ पे हेल्प हो जाएगा। 12वीं के बाद एक होता है एनडीए, एनडी के थ्रू आप नॉन टेक्निकल ब्रांच के अंदर कॉम्बैट ऑफिसर्स बनते हो। और दूसरा होता है टेक्निकल एंट्री, जिसमें टेक्निकल एंट्री में आपकी जेई मेंस के स्कोर के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट करा जाता है और इंटरव्यू ले लिया जाता है। ये 12वीं के बाद 2 प्रोसेस होते हैं। ग्रेजुएशन के बाद जब आप जाते हो तो उस टाइम पे आपके पास 3-4 एंट्रीज होती हैं। एक आपका होता है सीडीएस, जो एग्जाम के थ्रू बनते हैं, जो कि एनडीए के इक्विवेलेंट होता है। उसमें आप नॉन टेक्निकल फील्ड में कॉम्बैट ऑफिसर बनते हो। उसके अलावा टेक्निकल फील्ड भी होता है कि आपने यदि इंजीनियरिंग करा है तो आपके जो इंजीनियरिंग के मार्क्स हैं उसके बेसिस पे आपको कॉल लेटर आएगा और फिर आपको सीधा इंटरव्यू देके आना है, क्योंकि उसका इंटरव्यू मेन होता है। उसके अलावा कुछ और फील्ड हैं, जैसे आपने यदि लॉ फील्ड से हो तो जैग एंट्री होता है, जजेज एंड एडवोकेट जनरल, ऐसे करके 3-4 एंट्रीज होती हैं। वो आप एक बार चेक कर लेना कि कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं। आपको यदि ऐसे सीडीएस के बारे में जानना है, क्योंकि जो सबसे अच्छा जो फील्ड है आर्मी का वो ये है, क्योंकि इसमें आपको एक्चुअल जो आर्मी वाला फील है वो इसी में मिलता है, क्योंकि कॉम्बैट ऑफिसर्स बनते हो आप। तो इसके लिए आपको एग्जाम लिखना पड़ेगा। अभी एग्जाम में क्या होता है कि 3 पेपर होते हैं आपके, और साल में 2 बार एग्जाम होता है, जो मैंने बोला साइकिल। एनडीए का भी वही है, सीडीएस का भी वही है कि एक बार आपका एग्जाम, अभी जैसे साइकिल चेंज हो गया, तभी अप्रैल में हुआ, 10 अप्रैल को एग्जाम था। दूसरा वाला एग्जाम सितंबर में होगा। उसमें सिलेबस क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। 3 पेपर होते हैं, 100 मार्क्स के 3 पेपर होते हैं। जीके का पेपर होता है, मैथ्स का पेपर होता है और इंग्लिश का पेपर होता है। अब मैंने प्रिपेयर कैसे किया वो मैं बता देता हूँ, और आपको क्या प्रिपेयर करने की ज़रूरत होती है। अब उसमें क्या होता है कि 100 मार्क्स के पेपर में से ऐसे मान के चलो कि आपको सेक्शनल कट ऑफ होता है, तो आपको तीनों पेपर के अंदर एटलीस्ट 20-20 मार्क्स तो लेके आने पड़ेंगे, वरना चाहे आपके बाकी दोनों पेपर में 200 में से 200 आए हों, इट डजंट मैटर। तो पहले तो आपको 20-20-20 लेके आने। उसके बाद में आप मान के चलो कि कट ऑफ जाता है 300 में से, यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो 50% से ऊपर कट ऑफ नहीं जाता, तो मान लो 140-145 कट ऑफ जाएगा, वो आप क्लियर कर सकते हो आराम से। 3 लाख बच्चे बैठते हैं, 4000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब उसमें क्या होता है कि करना कैसे होता है वो मैं बता देता हूँ। देखो इंग्लिश के लिए क्या है कि यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो उसमें आपको ग्रामर वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ऐसे नहीं पूछेगा कोई आपको कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में ई जाएगा कि आ रहेगा। वो आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये बोलूँगा कि जैसे मैंने 4 साल में जो कॉलेज में काम किया, मेरे को बहुत हेल्प हुआ कि आप किताबें पढ़ना स्टार्ट करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, इंग्लिश वीडियोज़ देखो। उससे क्या ऑटोमेटिकली आपका इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो जाएगा। आपका एक बार अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो गया तो फिर आप पूरा पेपर सॉल्व कर दोगे, क्योंकि उसमें क्या होता है कॉम्प्रिहेंशन होते हैं और ऐसे जंबल्ड अप क्वेश्चन होते हैं। आपको यदि आपको अंडरस्टैंड कि आ गया ना कि मतलब चारों सेंटेंस मिला के एक मीनिंगफुल सेंटेंस, वो आप कर दोगे। तो इंग्लिश का तो मैं आपको यही बोलूँगा कि एज सच वो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखना है, वो देखना है, बट आप थोड़ा उस पे काम करो। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए स्पेशली ये चीज़ है कि आप काम करो, मतलब बुक्स और ये सब पढ़ो, है ना, तो उससे आपका ईजिली 80-82 स्कोर आ जाएगा उसमें। मैथ्स के लिए देखो, मैथ्स के लिए तो मैं ये बोलता हूँ कि देखो मेरे केस में तो ये था कि मैं इंजीनियर था, तो बीइंग एन इंजीनियर मैथ्स मेरे को कभी प्रॉब्लमेटिक लगा ही नहीं, क्योंकि 10th तक का मैथ्स होता है, आप प्रैक्टिस करते रहो बार बार। प्रीवियस ईयर्स के पेपर से मैथ्स का तो प्रैक्टिस ही सोल्यूशन है और कोई सोल्यूशन नहीं है उसका। और जीके के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, क्योंकि बीइंग एन इंजीनियर मेरे को मैथ्स और इंग्लिश मेरा सॉर्टेड था, जीके मेरा इशू था। तो जीके के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप यदि कॉर्पोरेट जॉब में हो, ये चीज़ उनके लिए जिनके लिए जॉब में हो वो लोग, उनके लिए मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि आप ऐसे टारगेट करो कि मान लो मैं जैसे ट्रेन में आता था, तो ट्रेन में आते टाइम मान लो अपना जो सनसेट टीवी के प्रोग्राम्स आते हैं, तो उसमें क्या होता था, जैसे मान लो मैंने डिफेंडर्स करके एक प्रोग्राम आता था, पर्सपेक्टिव करके एक प्रोग्राम आता था, वो देख लेता था। फिर रात को आके मैं हमेशा द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, इन दो में से कोई आपको एक पढ़ना होता है, या फिर आपका जो भी चॉइस है, तो मैं हिंदू पढ़ लेता था, मतलब मोटा मोटी 11 बजे से रात को 12 बजे तक मेरे को जितना टाइम मिलता था उसमें पढ़ लेता। बाकी बचा हुए आपके सब्जेक्ट क्या बचे कि भाई हिस्ट्री बचा, पॉलिटी बचा, ज्योग्राफी बचा। तो उसके लिए ना आपको यदि, जैसे मैंने एनसीईआरटीज़ भी पढ़े थे, आपको यदि एनसीईआरटीज़ पढ़ने में नहीं मन हो रहा है आपका, नहीं आपको यदि ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूम करने की ज़्यादा आदत है, तो उसको ना आप नेगेटिव वे में मत लो। उसके लिए आप क्या करो कि बहुत सारे चैनल्स हैं, जैसे मैं कुछ चैनल्स के नाम आपको ऐसे बता देता हूँ कि डिफेंस ज्ञान है, डिफेंस मेनिया है ना, ऑनलाइन बेंचर्स है, गवर्नमेंट एग्जाम फंडा है। इन सब लोगों ने क्या फ्री चैनल्स हैं, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं कोई भी। इन लोगों ने फ्री प्लेलिस्ट बनाई हुई है, फ्री प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, फ्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हुए हैं। वो पहले आप थ्योरेटिकल पार्ट सारे इनकी प्लेलिस्ट से पढ़ो, उसके बाद प्रैक्टिस कर लो। आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ो। आपको यदि जॉब वाले लोग हैं उनको शायद इतना टाइम नहीं होता, तो मैं तो वो कर लेता था यूट्यूब वाला, और उसके बाद क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करता था। तो मोस्टली आपका मान के चलो कि 100 में से 40-50 स्कोर आराम से आ जाएगा जीके में, आपका ईजिली कट ऑफ क्लियर होगा, कोई इश्यू नहीं। तो ये आपका एग्ज़ाम वाला प्रोसेस है पूरा। इंटरव्यू वाला ये एग्ज़ाम का मेरा मतलब पूरा प्रोसेस है। इंटरव्यू वाला प्रोसेस भी इसी सेगमेंट में करूँ मैं। हाँ, जो इंटरव्यू का सेगमेंट है वो भी अपन बात कर लेते हैं। तो इससे क्या है कि बच्चों को एक जानकारी पूरी मिलेगी, क्योंकि इंटरव्यू का सेगमेंट जो मैंने अभी आपसे पहले हम बात कर रहे थे, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो वो जानने से सिर्फ सीडीएस के एग्ज़ाम की बात नहीं है, वो आपके हर फील्ड में वो काम में आने वाली चीज़ है।
तो उसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बता दीजिए। तो इंटरव्यू जो होता है इसका सबसे मेन जो प्रोसेस होता है ना वो इंटरव्यू होता है। जैसे आप सिविल सर्विसेज लिखते हो ना उसका एग्जाम मेन होता है, इंटरव्यू इतना डिफिकल्ट नहीं होता। इसका एग्जाम थोड़ा इजी होता है रिलेटिवली, इंटरव्यू डिफिकल्ट होता है। इंटरव्यू डिफिकल्ट क्यों होता है वो मैं बता देता हूँ। किसी किसी बच्चों को इंटरव्यू बिल्कुल डिफिकल्ट ही नहीं लगता, रीजन बताता हूँ मैं आपको। तो इंटरव्यू होता है जो इसका एसएसबी होता है, जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, ये 5 दिन का प्रोसेस होता है। तो 5 दिन के प्रोसेस में कुछ 19 टेस्ट होते हैं, मैं एक एक करके आपको थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ। तो जब आप पहले दिन रिपोर्ट करते हो, मान लो आप 4000 बच्चे सेलेक्ट हुए, उनके 40-40 बैच उन लोगों ने बनाए, 100 बच्चे रिपोर्ट किए। तो 100 बच्चे जब पहले दिन रिपोर्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको एक OIR दिया जाता है, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, जो आपका रीजनिंग टेस्ट होता है। सिंपल आप SSC लिखते हो वैसा ही टाइप टेस्ट होता है वो, जिसमें इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं। 2 पेपर मिलते हैं, आप वो सॉल्व कर देते हो। ये सॉल्व करने के बाद आपको एक हॉल में लेके जाया जाता है जहाँ पे एक आपके सामने एक पिक्चर दी जाती है। वो पिक्चर मैं आपको बताता हूँ, वो ब्लर पिक्चर होती है। मैं पिक्चर वाली बात, ये बात याद रखना क्योंकि मैं वापस से आऊँगा पिक्चर्स पे। तो वो जो पहले दिन आपको जो पिक्चर दी जाती है वो ब्लर पिक्चर होती है। तो उसमें आपका क्या होता है, उसको PPTT बोला जाता है कि पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो उसमें क्या आपको क्लियर पिक्चर दे देंगे तब तो आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे, उसमें आपको उसका आपको परसेप्शन देखना है कि आप उस चीज़ को परसीव कैसे कर रहे हो, आप उसको समझ कैसे रहे हो। तो आपको ब्लर पिक्चर देंगे। अब आपके पास थॉट होते हैं आपने कि आपने क्या देखा उस फोटो के अंदर। वो आप फोटो के अंदर देखा, आपने 4 मिनट के अंदर स्टोरी लिख दिया कि इसमें मेन कैरेक्टर ये है, व्हाट इज हैपनिंग इन द फोटो, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसका आउटकम क्या होगा। ऐसे आपको स्टोरी वो बताएगा आपको ऑफिसर सारी चीज़ें वहाँ पे जो भी टेस्ट ले रहा होगा। ये आपको स्टोरी लिखनी होती है। उसके बाद आपको एक ग्रुप डिस्कशन वाले रूम में बैठा दिया जाता है जहाँ पे आपको बोला जाता है कि 1-1 मिनट आपको दिया जाता है और उसमें आपको बोला जाता है कि आप ना नरेट करो अपना स्टोरी एंड देन यू कम टू ए कॉमन कंक्लूजन, कि आप कॉमन कंक्लूजन पे आ जाओ। ये सब करने के बाद ये सारी चीज़ें कर लेते हैं बच्चे, 1-1 मिनट अपना बोलते हैं और कर लेते हैं। उसके बाद मान लो 100 बच्चे गए हैं तो वो 25-30 बच्चों को कुछ सेलेक्ट करेंगे पहले दिन। कि बेसिकली वो सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो बस आपको ये बोल रहे हैं कि आपको 4 दिन हम लोग और फर्दर असेस करना चाहते हैं। बाकी जो बच्चे उनको वापस भेज देते हैं। तो इस चीज़ में मैं यहाँ बताता हूँ कि अपने वाले एरिया के बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बाहर हो जाते हैं, क्योंकि जो पहला टेस्ट है उसमें आपने ऑफिसर इंटेलिजेंट टेस्ट में आप बहुत अच्छा करते हो, क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश का टेस्ट है, मतलब टिक मारने वाला टेस्ट है, आप सारे उसमें अच्छा कर देते हो। PPTT के अंदर ये चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने यदि सोचा है तो आप ना 6 महीने थोड़ा इंग्लिश पे काम कर लो, क्योंकि मतलब वेदर आई लाइक इट और नॉट, वो प्रोसेस ही वैसा है कि उस दिन वो जो नरेशन वाला पार्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप फ्लुएंट सा इंग्लिश बोल जाओ। आपका यदि स्टोरी उतना अच्छा भी नहीं बना है तो आपको वो ले लेते हैं, क्योंकि वो आपको उससे निकालना ही नहीं चाह रहे हैं, वो लेना चाह रहे हैं आपको, कि ताकि आप में बाकी चीज़ें चेक करें। दूसरे दिन आप जब जाते हो तो आपका साइकोलॉजी का टेस्ट होता है। अभी आर्मी में मैं आपको बता देता हूँ 3 टेस्ट होते हैं मेन। एक होता है साइकोलॉजी, एक होता है पर्सनल इंटरव्यू और एक होता है GTO जो कि ग्राउंड टास्क ऑफिसर लेता है। तो सबसे पहले दिन आपका, दूसरे दिन आपको 20 बच्चे मान लो आप सेलेक्ट हुए, आपको लेके जाता है, साइकोलॉजी टेस्ट लिया जाता है आपका। और जो पहले दिन आपका PPTT हुआ, वो PPTT का एक्सटेंडेड फॉर्म आएगा। तो एक्सटेंडेड फॉर्म के अंदर क्या होगा कि आपको एक स्टोरी दे दी जाएगी, 12 स्टोरीज दी जाएंगी इस बार आपको। हर 15 सेकंड रहेंगे आपके पास वो फोटो देखने के लिए। उसके बाद 4 मिनट लिखो, फिर से बीप का आवाज आएगा, फिर से आपको ऊपर देखना है, 15 सेकंड फिर से वो स्टोरी रहेगा मॉनिटर पे, फिर से आप 4 मिनट का स्टोरी लिखो। तो उसमें क्या होता है, इस बार आपको जो फोटो है ना वो क्लियर दिखेगा। इस बार वो परसेप्शन वाला चक्कर नहीं है कि वो मतलब ब्लर दिखेगा, क्लियर फोटो दिखेगा। आप स्टोरी बनाओ, पॉजिटिव सा स्टोरी बनाओ। साइकोलॉजी के बारे में देखो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मतलब मैं आपको ये बताता हूँ यार, गाइडेंस ले लेना उस चीज़ का, क्योंकि साइकोलॉजी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। मतलब आपको लगेगा कि आप अच्छा स्टोरी बना रहे हो, बट हो सकता है कि आप स्टोरी अच्छा नहीं बना रहे हो। बट इन जनरल जिस्ट बता देता हूँ मैं, आपको स्टोरी अच्छा ही बनाना होता है। जैसे मान लो आपको कोई एक रेलवे स्टेशन का फोटो दे दिया, तो आपके दिमाग में ऐसे वाली स्टोरी मत बना देना कि रेलवे स्टेशन पे वो किसी को चाकू मार के भाग रहा था या फिर कोई इंसिडेंट, ऐसा नहीं। नेगेटिविटी हाँ, नेगेटिविटी नहीं, सिंपल स्टोरी बनाओ यार कि गांव का बच्चा, जैसे मैं बताता हूँ, मेरे को ये स्टोरी आया था तो मैंने ऐसा कुछ स्टोरी बनाया था कि यार गांव का बच्चा था। मेरे को हमेशा लगता था कि मुंबई का यार CST एक स्टेशन है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। तो मतलब मैंने तो उसको मूवीज़ में ही देखा था। तो जब मैंने पढ़ाई करा, ये करा, मैं उधर गया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर मतलब मैंने मुंबई की बाकी जगह देखी, मैंने गाँव के लोगों को बुलाया, फोटो भेजा, तो सब लोग ऐसे खुश हो गए। ऐसे पॉजिटिव टाइप स्टोरी, ड्रीम रिलेटेड स्टोरी बनाओ। तो ये स्टोरी हो गया ऐसे करके। सॉरी, तो 12 ऐसे आपको 12 स्टोरीज रहेंगी। उसके बाद आपको एक 60 सिचुएशन दी जाती हैं कि ट्रेन में आप बैठे हो, कोई चोर आ गया, क्या करोगे। ऐसे 60 सिचुएशन रहती हैं, आपको रिस्पॉन्स लिखना होता है। टाइमर लगा होता है उसमें। फिर आपको वर्ड्स आते हैं, 60 वर्ड्स होते हैं और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है। 15 सेकंड के अंदर आपको लिखना भी होता है, सोचना भी होता है। जैसे मैं बोल रहा था, जैसे उसमें क्या होता है, नेगेटिव वर्ड आते हैं ना, उसमें आपको मुश्किल हो जाता है। जैसे रिग्रेट आ गया, तो रिग्रेट के अंदर आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आई हैव लॉट ऑफ रिग्रेट्स, वो कोई सेंटेंस नहीं है, उसका मतलब आप नेगेटिव आदमी हो। तो रिग्रेट के अंदर आपको ऐसा कुछ सेंटेंस बोलना पड़ेगा कि लाइफ इज टू शॉर्ट टू हैव रिग्रेट्स, मतलब कि भाई मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो रिग्रेट करूँ। तो ऐसी वाली कुछ चीज़ें आपको बोलनी होती है। आप प्रैक्टिस कर लेना यार, मतलब कुछ अच्छे एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड में, वो आपको बता देंगे। वो प्रैक्टिस करो बार बार इन सब चीज़ों का। वही वर्ड्स होते हैं, वो बार बार आप थोड़ा देख लो उन चीज़ों को। फिर दूसरे दिन जब आप, ये दूसरे दिन आपका पूरा प्रोसेस हो जाता है।
फिर आपका तीसरे दिन जब आपको ग्राउंड टास्क में लेके जाया जाता है, ये चीज़ सबसे मेन होता है उनका। इस चीज़ में साइकोलॉजी भी बहुत मेन होता है, ये इस वाले चीज़ में वो चेक करते हैं। यहाँ पे 9 टेस्ट होते हैं, 9 टेस्ट में से पहले 2 जो टेस्ट रहेंगे वो आपके रहेंगे ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन में आपको अभी मतलब मैं ये चीज़ बोलना भूल गया आपको कि जो पहले 5 दिन के अंदर जो प्रोसेस रहता है ना, जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हमेशा आपका इंग्लिश रहेगा। थोड़ा बहुत आपको यदि मतलब 1-2 वर्ड के अंदर आप अटक गए, जैसे मान लो आपको अनार का इंग्लिश नहीं आया, तो आप अनार बोल दो, कोई इश्यू नहीं है। बट उसमें ऐसे नहीं कि पोमोग्रेनेट ही याद करना आपको, उतना चल जाता है। अब उसमें क्या होता है, जब आप तीसरे दिन आते हो तो तीसरे दिन आपको 2 ग्रुप डिस्कशन होते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक आपका थोड़ा यहाँ पे आपका जो आपने जो न्यूज़पेपर पढ़ा है, जो आपका नॉलेज है, नॉलेज बहुत एक अच्छा रखो। नॉलेज जितना रखोगे ना आप लाइफ में, उतना आप कॉन्फिडेंट रहोगे हमेशा। तो जब आपने जो भी करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशन का जो भी लॉजिक रखा ना, जैसे आपको कुछ भी दे दिया, इंडिया चाइना रिलेशन दे दिया, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन दे दिया, कुछ भी दे दिया आपको, उस पे आपको बोलना होता है, पूरे ग्रुप में बोलना होता है आपको। 2-3 पॉइंट आप देने का कोशिश करो डिस्कशन में। दूसरा टॉपिक जो होता है वो थोड़ा न्यूट्रल सा टॉपिक होता है, जैसे जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली दे दिया, या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स दे दिया। ऐसा कुछ जो आपने देखा है आप उस पर बोल दोगे, उसके लिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट आप वो थोड़ा सा ना सोच के बोलना, बैलेंस्ड ओपिनियन देना। ऐसे नहीं कि एक जगह पे टिक गए कि नहीं यही होना चाहिए मेरे हिसाब से, वैसे नहीं। बैलेंस ओपिनियन, थोड़ा सोच के, रैशनली। ये हो गया। उसके बाद आपको ग्राउंड टास्क के अंदर लेके जाया जाता है, जहाँ पे एक वाइट लाइन होता है, इधर एक वाइट लाइन होता है, और आपको बोला जाता है कि आपको पूरे ग्रुप के साथ उधर क्रॉस करना है। अच्छा। तो उसमें आपको एक बल्ली दी जाती है, एक फट्टा दिया जाता है जिसको प्लैंक बोलते हैं, रस्सी दी जाती है। तो उसमें क्या होता है, मैं देखो इन जनरल आपको ऐसे बताता हूँ, जैसे मैं इस कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ ना, तो इस कुर्सी पे मान लो मेरे को, जब मैं कुर्सी पे क्यों बैठा हुआ हूँ, क्योंकि कुर्सी स्टेबल है, कुर्सी के 4 पैर हैं। अब मैं कुर्सी का एक पैर हटा दिया मैंने, तो फिर मैं नहीं बैठ सकता क्योंकि कुर्सी नहीं स्टेबल बैठ नहीं है। सकते। तो आपको वहाँ पे ऐसी स्ट्रक्चर मिलेंगी जिसमें कुछ ना कुछ गायब होगा। तो वहाँ पे आपका अप्लाइड मैथ्स काम आता है कि मतलब कौन सी चीज़ है जिस पे तो मेरे को इस फट्टे को टिकाना है, ताकि क्योंकि एक लड़का उस पे चल के जाएगा, तो आपको ये देखना है कि कौन सा चीज़ है जिस पे तो मेरे को इसको टिकाना है, और कौन सी चीज़ पे ये टिकेगा। जैसे यहाँ पे मेरे को ऐसे कुछ ब्रिज बनाना हो, तो मैं क्या करूँगा कि इधर रख दूंगा, और यहाँ पे मान लो एक मैं रस्सी बांध दूंगा, यहाँ पे एक ऐसे करके एक लूप बना के रस्सी बांध दूंगा, तो वो टिक गया ऐसे। उसके बाद आप चल लो चाहे ऐसे। तो ऐसे वाली चीज़ें आप देख लेना। मतलब मैं तो कुर्सियों पर ही प्रैक्टिस करता था हमेशा इसकी, कि इधर से इधर कैसे जाना है, इधर से इधर कैसे जाना है। वो एक बार देख लेना, इंटरनेट पर वीडियोज़ है, जैसे हौसला अकेडमी है, इन सब के आपको वीडियोज़ देखोगे तो उसमें रस्सी कैसे बांधनी होती है, यूट्यूब से आपको समझ में आ जाएगा। और गाँव के बच्चे होते हैं, हम लोगों ने तो बहुत चीज़ें हाँ। करी होती हैं बांधने वाली, तो आपको इन चीज़ों में दिक्कत होगा नहीं। उसके बाद आपको एक लेक्चरेट करके एक टॉपिक आता है, जिसमें अपने बच्चों को थोड़ा दिक्कत होता है। उसमें क्या होता है, कोई भी रैंडम टॉपिक दे दिया जाता है। जैसे मेरे को इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन मिल गया था टॉपिक, उस पर आपको 3 मिनट तो दिए जाते हैं तैयार करने के लिए। 3 मिनट के बाद आपको बोलना होता है। उस चीज़ के बारे में आपको मैं ये बता देता हूँ। देखो, उसमें बच्चों को कन्फ्यूजन ये होता है कि उनको पता ही नहीं होता कि इसमें चेक क्या हो रहा है। उसमें आपका इंग्लिश नहीं चेक हो रहा है, उसमें आपका चेक हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स, कि आपने जो 3 मिनट में आपने बोला है वो ऑर्गेनाइज कैसे किया है। तो आपको सबसे पहले ऐसे बोलना होता है, जैसे मान लो इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन आ गया, तो आप पहले डिसिप्लिन का डेफिनेशन दो। उसके बाद ऐसे आप बताओ कि उसको अचीव कैसे करा जा सकता है। लास्ट में आप ऐसे बताओ कि ऐसे कुछ एग्जाम्पल दो जिसमें बंदा इतना टैलेंटेड नहीं था, बट वो डिसिप्लिन की वजह से लाइफ में वैसे पहुंच गया। तो आप ऐसे उसको ब्रेक करके ऐसे बोल दो। ये चीज़ें हो गया। ऐसे करके 9 टेस्ट हो जाते हैं आपके फट्टे वट्टे लगाने के। फिर आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होता है। पर्सनल इंटरव्यू के अंदर कुछ 1-1.5 घंटे का इंटरव्यू होता है, जिसमें आपको वो बैकग्राउंड पूछेगा, मम्मी पापा के बारे में सवाल पूछेगा, आपके पेरेंट्स के बारे में, मतलब आपके स्कूल के बारे में सवाल पूछेगा, आपके मार्क्स ज़्यादा आए तो क्यों आए, कम आए तो क्यों आए, सारी चीज़ें कवर करेगा वो। जॉब कर रहे हो, जॉब के बारे में पूछेगा, आपने यदि इंजीनियरिंग करा है तो उस फील्ड से सारे क्वेश्चन पूछ लेगा। उसमें बस आप मैं मेरा 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 जो इनपुट आपको ये रहेगा कि उसको इंटरेक्टिव बनाओ, मतलब उसमें कुछ स्टोरी बनाओ। जैसे आपने मेरा पहले वाला इंटरव्यू देखा होगा, तो मैंने एक उसको तिरुवनंतपुरम और तिरुचिरापल्ली का एक स्टोरी बताया था। अच्छा। कि मेरा एक दोस्त था जो मतलब जब हम लोग को कॉलेज मिला तिरुचिरापल्ली, तो वो गलती से तिरुवनंतपुरम चला गया था। तो ऐसे मैंने एक वो फ़नी सा स्टोरी बताया था कि वो कंफ्यूज हो गया। तो आपको वो ऐसे मौका देना, तो आप ऐसी चीज़ें बोलो उसके बारे में, या फिर आप ऐसे कोई भी स्टोरी सुना दो। जैसे एक और स्टोरी था जिसमें, मतलब ऐसे इन जनरल आपको स्टोरी सुनानी होती है ना। और स्टोरीज एज इन ऐसे जानबूझ के स्टोरी मत ठूसो, बट जैसे इन जनरल आप अपने मम्मी पापा से कैसे बात करते हो, तो आप मतलब उसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखते हो ना सेशन को, वैसे ऐसे हाँ ना मत करना उधर जाके कि हाँ 80 कितने परसेंट आए, 80% बेटा, हाँ इतना नहीं, थोड़ा सा इंटरेक्टिव करो ताकि उसको भी मजा आए। ये सब चीज़ें आप कर लो, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर ना देखो 2 ही चीज़ें काम आती है। मैं आपको ये बता देता हूँ, आप लाइफ में कोई भी इंटरव्यू देना, किसी भी चीज़ का देना, चाहे प्राइवेट गवर्नमेंट, 2 ही चीज़ें काम आती हैं। या तो आप अचीवर होने चाहिए, या तो आपने ज़िंदगी के अंदर बहुत अच्छे काम करे, तब आपको इशू नहीं होगा। दूसरा क्या होता है कि कुछ-कुछ बच्चे अचीवर नहीं होते, बट आपको लगता है यार ये इंटरव्यू कैसे क्लियर कर लेता है, मेरे से नहीं होता, क्योंकि उसकी इंटरेक्टिव स्किल्स बहुत अच्छे हैं, उसको बात करना आता है लोगों से। तो आप ये भी कोशिश करना अपने दोस्तों के साथ ना बार-बार मॉक इंटरव्यूज़ दो आप। तो जब आप किसी और का इंटरव्यू लोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये सवाल का आंसर गलत दे रहा है। तो बार-बार आप ना उसको बोलो, वो क्वेश्चनर आप उसको बोलो कि यार तू मेरे को पूछ, फिर आप उसको पूछो। ऐसे करते-करते ना वो इंप्रूव हो जाएगा, आपको खुद को ही समझ में आ जाएगा कि कहाँ गलती हो रही है। ये सब प्रोसेस होता है। फिर 5वें दिन एक फाइनल कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें सारे ऑफिसर्स यूनिफॉर्म में बैठे होते हैं। वो आपका यदि इनको कुछ डाउट है तो वो क्लियर कर लेते हैं, नहीं होता तो भेज देते हैं। बाद में बाहर आपका एक चेस्ट नंबर होता है, वो चेस्ट नंबर कॉल कर दिया जाता है। इसका मतलब आप सेलेक्ट हो गए हो इंटरव्यू में। फिर आपका 6 दिन का एक मेडिकल प्रोसेस होता है।
जिसमें चेक हो जाता है अनफॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाहर हो जाते हैं, बट कुछ कुछ बच्चे हो जाते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ हिम्मत हारने वाली बात नहीं है, चीज़ें ऐसी हैं मतलब। और फिर उसके बाद आपका एक मेरिट लिस्ट आ जाता है, और मेरिट लिस्ट में आपका नाम होता है, तो आपको अकॉर्डिंगली जितने आपके मार्क्स हैं उसके हिसाब से आपको वो प्रेफरेंस मिल जाता है जो आपने दिया था। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है इंटरव्यू का। बिल्कुल। साथ ही एक बात और पूछना चाहता हूँ, आपका तो ड्रीम था, हाँ आप तो लग गए, लेकिन पेरेंट्स होते हैं उनको तो उसी टाइम पे ये लगा होगा कि ठीक है अब मेरा बेटा सेटल हो चुका है जॉब लगते ही, उनके लिए तो वैसे वो ड्रीम नहीं था। तो जब उनको तो आप बता रहे थे कि ठीक है मैं अभी भी इन चीज़ों की तैयारी कर रहा हूँ, तो कहीं घर वालों ने नहीं कहा कि बेटा क्यों परेशान हो रहा है, जब तेरा काम अच्छे से सेट हो चुका है, तेरी नौकरी लग चुकी है, तेरी अच्छी सैलरी है, अब तो टाइम आ गया कि शादी कर दें, अच्छे से सेटल वेटल सब कुछ उसी हिसाब से चले। तो उनका रिएक्शन क्या था उस ड्यूरेशन में जब आप तैयारी कर रहे थे, और जब उसके बाद में आप सेलेक्ट होते हैं, उन दोनों में मतलब क्या अलग अलग रिएक्शन था? हाँ, तो मैं रिएक्शन के लिए देखो, मैं उस चीज़ के लिए मैं पेरेंट्स को भी ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स का कभी वैसा एटीट्यूड था ही नहीं। मतलब इसी की वजह से शायद मेरे में भी वो एटीट्यूड आया कि सेटल होना ही नहीं है। जैसे इस चीज़ के लिए मैंने पहले एक एनेक्डोट शेयर किया था कि जब मैं कुछ 5 साढ़े 5 साल का था, तो मैं गाना गा रहा था। तो और कोई जो गाना था, ऐ मेरे वतन के लोगों, और मैं गाँव में ही गा रहा था यहाँ पे, और मैं रोते-रोते स्टेज से उतर गया। तो उतरने के बाद मतलब अभी नॉर्मली आप क्या करोगे, मम्मी-पापा क्या करेंगे कि हाँ, अरे बेटा कोई बात नहीं है, ऐसे नहीं है। मेरी मम्मी ने मेरे को ये सब चीज़ें बोला ही नहीं। उन्होंने मेरे को बोला कि तू रो क्यों रहा है, मतलब वापस जा स्टेज पे और गाना खत्म करके आ। तो उन्होंने वो मेरे को एटीट्यूड ही वैसा दिया, उनका खुद का एटीट्यूड। आप ऐसे इन जनरल आप देख लो कि किसान जो आदमी होता है ना, क्योंकि मम्मी पापा दोनों किसान हैं और दोनों टीचर भी थे, प्राइवेट टीचर भी थे, तो उनका एटीट्यूड भी हमेशा लाइफ में ये था कि जितना आपका पोटेंशियल है ना, उतना आपको चीज़ें मिलनी चाहिए थी। तो मतलब आप हमेशा सेटल होने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है ना, आपको हमेशा मतलब काम तो आपको करते ही रहना होता है। तो उनका उसी टाइम यही था कि मतलब एज सच वो खुश तो थे, लेकिन अपने इधर एक ये चीज़ रहता है, या मतलब वो खुश थे उस चीज़ से कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा जॉब है। बट देन फिर मेरे को वही था कि मतलब वो ज़्यादा डिज़र्व करते हैं चीज़ें, क्योंकि उन्होंने इतना मेहनत से हमको पढ़ाया। आपने तो बैकग्राउंड देखा है, ऐसा बैकग्राउंड है कि मतलब जितना हम लोग फिनेंशियली ज़्यादा सिक्योर नहीं थे, तो और उन्होंने बहुत मेहनत किया है। मतलब मैंने उनको स्कूल में काम करते हुए देखा, मैंने उनको खेत में काम करते हुए देखा है। कि मैंने अपने इंटरव्यूअर को भी ये बोला कि यदि मैं अपने मम्मी पापा का, यदि मतलब मम्मी का स्पेशली यदि मैं 50% भी मेहनत कर लूँगा ना, तो मैं ऐसे खुश हो जाऊँगा लाइफ में। तो मेरे को कभी लगता ही नहीं था कि मैं उतना मेहनत कर रहा हूँ जितना उन्होंने किया। तो मेरा हमेशा गोल ही वही था कि मेरे को उनको मैच करना है। तो सेटल होने का तो सवाल ही नहीं था। हाँ, ऑब्वियसली रिजल्ट आया तो फिर उनको काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि एक बार इससे पहले भी एक इंटरव्यू था जब मैं बहुत श्योर था, तो मैंने बोला कि मेरा हो जाएगा, फिर मेरा हुआ नहीं, तो उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा। बट हाँ, रिजल्ट आया तो वो काफ़ी खुश थे कि फाइनली उनका देखो हमेशा एक ही चीज़ है, जैसे मैं बाकी पेरेंट्स को भी बोलता हूँ कि आपको भी यही करना है कि आपको ये समझना है कि आपके बच्चे कैसे हैं। उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था कि मेरे बच्चे को ये करना है। उनके जो ड्रीम्स थे वो अलग थे, बट उनको हमेशा, जैसे 12वीं के बाद मतलब मम्मी पापा को मेरे को डॉक्टर बनाना था, बट मैंने बोला कि मेरा डॉक्टर मेरे को नहीं बनना है, मेरे को इंजीनियरिंग करना है। तो उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। तो आप ये चीज़ देखो कि आपका बच्चा जो आपको बोल रहा है ना, उसके अंदर वो चीज़ें को करके दिखाएगा, आप उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट करो। तो उन्होंने भी यही ट्रस्ट किया मेरे पे। जॉब के अंदर भी मेरे को हमेशा यही चीज़ बोल के रखा कि कोई बात नहीं है, तेरे को जो करना है तू कर ले। और फाइनली जब मेरे को मिला, तो वो इस चीज़ से खुश नहीं थे कि चलो इसको आर्मी मिल गया, ऑफिसर बन गया। वो इस चीज़ से खुश थे कि ये फाइनली इसको जो करना था वो ये कर रहा है, तो वो सबसे अच्छी चीज़ है। बिल्कुल, ये पेरेंट्स का एक एटीट्यूड होना चाहिए कि हमारा बच्चा जो करना चाहता है उसे करने दें, उसका जो ड्रीम है वो पूरा करें। साथ ही आशीष जी से हमने जो बात की, उनसे कुछ बातें तो हमारे सामने क्लियर है जो बार बार कही जाती हैं, लेकिन लोग उसको समझते नहीं हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप रूरल बैकग्राउंड से हो या अर्बन बैकग्राउंड से हो, अपने को कम ना समझे। रूरल बैकग्राउंड में होकर आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। हमारे सामने एग्जाम्पल है, आपकी स्कूल जो है, आप गाँव के स्कूल में पढ़े हैं, तो ये ना सोचें कि मेरे साथ में पड़ोस में जो बच्चा है वो काफ़ी बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, तो वो मेरे से काफ़ी आगे निकल जाएगा। छोटी स्कूल में रहकर भी आप उन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें जिनसे आपका एक्चुअल ग्रोथ हो। गार्जियंस भी इसमें एंटर करें और उन बच्चों को समझाएं कि आप स्टेज वगैरह पे जाएं, जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेट करें, ताकि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। मीडियम आपका हिंदी है, इंग्लिश है, वो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप आगे जाकर जब आपको लगे कि हाँ अब इंग्लिश की ज़रूरत है, तो आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने काम करके उससे भी तैयार कर सकते हैं। साथ ही एक बड़ी बात जो हम आशीष जी से बात कर रहे थे, उन्होंने बताई थी कि हमारे यहाँ पर शेखावाटी में और शेखावाटी के अलावा भी एक कमी है कि लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। उतना कंपटीशन भी नहीं है, लेकिन जानकारी के अभाव में अपन उन्हीं गिनी चुनी चीज़ों के पीछे भागते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अगर डिसाइड कर रहे हैं कि आपको किस फील्ड में जाना है, तो एक बार बैठ कर देखें कि आपके पास में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। इंटरनेट पे सर्च करें, जिनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं उनसे आप बात करें।
उसके बाद में उसको आराम से जो आपको फील्ड, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो वहाँ पर जाकर पूरी एक प्लानिंग करें, फिर धीरे धीरे आराम से खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रख के उसके साथ में आगे बढ़े। आशीष जी, आपने काफ़ी सारी जानकारी हमें दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ आपने जो बातें बताई हैं उनसे जो व्यूवर्स हैं वो काफ़ी मोटिवेट होंगे, और जो बच्चे खास तौर पर देख रहे हैं उनको ये कॉन्फिडेंस मिलेगा कि भले ही हम किसी भी बैकग्राउंड से हो, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी भी हो, हम काफ़ी जो हमारा ड्रीम है उसे हम पूरा कर सकते हैं। आपने हमारे लिए जो समय निकाला, इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आपको शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि जो आपने बात कही कि कभी भी सेटल नहीं होना है, स्ट्रगल करना जिसमें मज़ा आए। स्ट्रगल का मतलब उसमें ये नहीं है कि मैं परेशान हो रहा हूँ, स्ट्रगल करें जिसमें मज़ा आए, ऐसे ही आप करते रहें। समय निकाला उसके लिए एक बार धन्यवाद।